11 जून 1962 की वो ठंडी और खौफनाक रात इतिहास का सबसे रहस्यमयी जेल ब्रेक देखने वाली थी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में समुद्र के बीचों बीच एक पत्थरीले टापू पर बनी थी दुनिया की सबसे खतरनाक जेल अल्काट्राज। लोग उसे द रॉक कहते थे। 1934 में शुरू हुई इस जेल में अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था। अल कपोन जैसे गैंगस्टर भी यहीं बंद रह चुके थे। चारों तरफ बर्फ जैसा ठंडा पैसिफिक ओशन और हर वक्त हथियारों के साथ तैनात गार्ड्स। दिन में कई बार कैदियों की गिनती होती थी, हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती थी। यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन माना जाता था। जो कोशिश करता या तो पकड़ा जाता या फिर समंदर में गायब हो जाता। लेकिन उसी जेल में 4 ऐसे कैदी मौजूद थे जो हार मानने वालों में से नहीं थे, और कुछ ही महीनों में ये 4 आदमी दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल को चुनौती देने वाले थे। इस कहानी का पहला किरदार था एलन वेस्ट, एक ऐसा चोर जो 20 से ज्यादा बार गिरफ्तार हो चुका था और कई जेलों से भागने की कोशिश कर चुका था। बार बार एस्केप करने की वजह से उसे अल्काट्राज भेज दिया गया। लेकिन असली मास्टरमाइंड था फ्रैंक मॉरिस। उसका IQ 133 बताया जाता है। कम उम्र में अनाथ होने के बाद वो अपराध की दुनिया में उतर गया था। बैंक लूट, जेल तोड़ना, ये सब उसके लिए नया नहीं था। 1960 में उसे भी अल्काट्राज लाया गया। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है 2 भाइयों की, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन। दोनों बचपन से चोरी डकैती में शामिल थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी तैराकी। दोनों भाई बेहतरीन स्विमर्स थे। चारों में एक बात कॉमन थी, इनमें से कोई भी सलाखों से डरने वाला नहीं था। धीरे धीरे ये दोस्त बन गए और फिर शुरू हुई एक ऐसी योजना जो आगे चलकर इतिहास बन गई। फ्रैंक मॉरिस प्लान बनाता था। एलन वेस्ट को जेल की बनावट की अच्छी जानकारी थी और एंगलिन ब्रदर्स समंदर को समझते थे। इनका कॉम्बिनेशन परफेक्ट था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, ये चारों अलग अलग ब्लॉक में बंद थे। कुछ समय बाद इन्हें पता चला कि बी ब्लॉक की वेंटिलेशन शाफ्ट पूरी तरह सील नहीं थी। मतलब अगर कहीं से भागा जा सकता था तो वो सिर्फ बी ब्लॉक था। धीरे धीरे गार्ड्स को मनाकर काम के बहाने इन चारों ने खुद को बी ब्लॉक की पास वाली सेल्स में शिफ्ट करवा लिया। अब प्लान सच में शुरू हो चुका था। हर सेल में सिंक के नीचे एक छोटी सी वेंटिलेशन ग्रिल थी। उस ग्रिल के पीछे था एक बंद कॉरिडोर जहां पाइपलाइन और हीटिंग डक्ट्स गुजरते थे। गार्ड्स वहां लगभग कभी नहीं आते थे। एलन वेस्ट जानता था कि इस हिस्से की दीवार बाकी जगहों से कमजोर थी। बस यहीं से शुरू हुई खुदाई। छोटी छोटी लोहे की चम्मचों से दिनों तक, महीनों तक वो कंक्रीट घिसते रहे। काम तेज करने के लिए उन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक जुगाड़ू ड्रिल मशीन तक बना डाली थी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा था आवाज। अगर गार्ड्स ने सुन लिया तो सब खत्म। इसलिए वो इंतजार करते थे म्यूजिकल ओवर का। हर दिन 1 घंटा ऐसा होता था जब पूरे सेल ब्लॉक में तेज आवाज में म्यूजिक बजता था और उसी शोर के पीछे दीवारें टूटती रहीं। एक आदमी गार्ड्स पर नजर रखता, बाकी खुदाई करते। धीरे धीरे उन्होंने इतना बड़ा सुराख बना लिया जिससे एक इंसान पीछे वाले कॉरिडोर में निकल सके। लेकिन असली कमाल अभी बाकी था। उन्होंने इन होल्स को छुपाने के लिए नकली ग्रिल बनाई, कार्डबोर्ड, पेंट और दूसरे सामान से। बाहर से देखने पर सब बिल्कुल नॉर्मल लगता था। गार्ड्स को कुछ पता नहीं चला। अब उनके पास जेल की दीवारों के पीछे एक सीक्रेट रास्ता था। लेकिन अल्काट्राज से बाहर निकलना ही काफी नहीं था। असल मुश्किल थी समंदर, बर्फ जैसा ठंडा पानी, तेज धाराएं और अंधेरी रात। अगर नाव नहीं होती तो उनका बचना लगभग नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने फैसला किया वो अपनी खुद की नाव बनाएंगे। कॉरिडोर के रास्ते उन्होंने सेल ब्लॉक के ऊपर एक सीक्रेट वर्कशॉप बना ली। मेंटेनेंस का काम करने के बहाने वो ऊपर जाते और धीरे धीरे जरूरी सामान इकट्ठा करते। उन्होंने जेल की लॉन्ड्री से 50 से ज्यादा रबर रेनकोट चुराए। फिर उन्हें जोड़कर बनाई एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट, साथ में लाइफ जैकेट्स भी। लकड़ी के टुकड़ों और चोरी किए गए स्क्रूज से उन्होंने पैडल बनाए और नाव में हवा भरने के लिए फ्रैंक मॉरिस अपने छोटे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉन्सर्टिना का इस्तेमाल करता था। लेकिन सबसे जीनियस आइडिया अभी बाकी था। रात में जब वो सेल से बाहर रहते तो गार्ड्स को शक हो सकता था। इसलिए उन्होंने इंसानी सिर जैसे नकली पुतले बनाए। प्लास्टर, साबुन, टॉयलेट पेपर और टूथपेस्ट मिलाकर फिर उन्हें पेंट किया गया और जेल के सैलून से चुराए गए असली बाल उन पर लगाए गए। रात में वो पुतले बेड पर रखे जाते, कंबल गर्दन तक ढका होता। दूर से देखने पर लगता कैदी गहरी नींद में सो रहा है। असल में उस वक्त वो जेल की दीवारों के पीछे काम कर रहे होते थे। 11 जून 1962। अल्काट्राज के लिए ये एक आम दिन जैसा ही था। लेकिन रात होते होते सब बदलने वाला था।
करीब 9:30 बजे जेल की लाइट्स बंद हुई और उसी के साथ फ्रैंक मॉरिस ने इशारा किया, आज रात। अभी तीनों ने अपनी नकली ग्रिल हटाई और पीछे वाले कॉरिडोर में निकल गए। लेकिन तभी सब कुछ बिगड़ गया। एलन वेस्ट की सेल के आसपास की कंक्रीट बाकी जगहों से ज्यादा सख्त हो चुकी थी। वो पूरी ताकत लगाता रहा, लेकिन उसका रास्ता पूरी तरह नहीं खुल पाया। समय तेजी से निकल रहा था। गार्ड्स कभी भी राउंड पर आ सकते थे। आखिरकार तीनों ने फैसला लिया, उन्हें एलन को पीछे छोड़ना होगा। फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन आगे बढ़ गए। वो पाइप पकड़कर ऊपर चढ़े, वेंटिलेशन शाफ्ट खोली और सेल हाउस की छत पर पहुंच गए। चारों तरफ कोहरा था, ठंडी हवा थी और मौत जैसा सन्नाटा। तीनों धीरे धीरे रेंगते हुए करीब 100 फीट लंबी छत पार करने लगे, फिर पाइप के सहारे नीचे उतरे। अब उनके सामने थी आखिरी रुकावट, 12 फुट ऊंची कंटीली फेंस। उन्होंने उसे भी पार कर लिया और कुछ ही मिनटों बाद तीनों समंदर के किनारे खड़े थे। उन्होंने रेनकोट वाली राफ्ट को कॉन्सर्टिना से फुलाया, लाइफ जैकेट्स पहनी और फिर तीनों अंधेरे समंदर में गायब हो गए। उधर काफी देर बाद एलन वेस्ट भी आखिरकार अपनी सेल से निकलने में सफल हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके साथ ही जा चुके थे और एलन वापस अपनी सेल में लौट आया। 12 जून 1962 की सुबह अल्काट्राज हमेशा की तरह जागा, लेकिन कुछ मिनटों बाद पूरी जेल में अफरा तफरी मच गई। काउंटिंग के दौरान 3 कैदी गायब थे। गार्ड्स उनकी सेल्स तक पहुंचे। दूर से देखने पर लगा तीनों सो रहे हैं, लेकिन जब आवाज देने पर भी कोई नहीं हिला तो सेल खोली गई। गार्ड ने जैसे ही सिर पर डंडा मारा, सिर नीचे गिर पड़ा। वो इंसान नहीं था, वो नकली पुतला था। गार्ड्स के होश उड़ गए। सामने दीवार में बड़ा सुराख था जो पीछे कॉरिडोर तक जाता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि करीब 10 घंटे तक किसी को इस एस्केप का पता ही नहीं चला था। कुछ ही मिनटों में पूरा अल्काट्राज लॉकडाउन कर दिया गया। FBI, कोस्ट गार्ड, हाईवे पुलिस सब एक्टिव हो गए। समंदर में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। पूछताछ के दौरान एलन वेस्ट टूट गया। उसने पूरा प्लान बता दिया। उनका प्लान था पहले एंजल आइलैंड पहुंचना, फिर वहां से मरीन काउंटी जाना और आगे कार चोरी करके गायब हो जाना। कुछ दिनों बाद समंदर से कुछ सामान मिला। राफ्ट का टुकड़ा मिला, एक पैडल मिला, लाइफ जैकेट मिली और एक रबर पैकेट भी मिला जिसमें एंगलिन ब्रदर्स की फैमिली फोटोज थीं। लेकिन तीनों आदमी नहीं मिले। इसीलिए एजेंसियों ने मान लिया कि वो समंदर में डूब चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भागने के कुछ महीनों बाद एक और कैदी ने अल्काट्राज से भागने की कोशिश की। उसका नाम था जॉन पॉल स्कॉट और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो बिना किसी नाव के तैरकर सैन फ्रांसिस्को के किनारे तक पहुंच गया। यहीं से लोगों के मन में सवाल उठने लगे, अगर एक आदमी तैरकर बच सकता है तो एंगलिन ब्रदर्स क्यों नहीं? फिर शुरू हुए रहस्यमयी दावे। एंगलिन परिवार को सालों तक अनजान पोस्ट कार्ड मिलते रहे। मदर्स डे पर उनकी मां को हर साल फूल भेजे जाते रहे। परिवार का दावा था ये फूल जॉन और क्लैरेंस ही भेजते थे। बाद में उनकी मां के फ्यूनरल में 2 अजीब औरतों को देखा गया। बहुत लंबा कद, भारी मेकअप और बेहद अजीब व्यवहार। परिवार को शक था कि वो दोनों भाई ही थे, भेस बदलकर। इसके अलावा फ्रैंक मॉरिस के रिश्तेदारों ने भी दावा किया कि वो जेल से भागने के बाद जिंदा देखा गया था, लेकिन कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला। 16 साल तक जांच चलती रही। फिर आखिरकार 1979 में FBI ने केस बंद कर दिया, लेकिन रहस्य अभी भी जिंदा था। साल 2003 में इस केस में नया मोड़ आया। US मार्शल माइकल डाइक ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। तभी उन्हें 1962 की एक पुलिस रिपोर्ट मिली। जिस रात कैदी भागे थे उसी रात मरीन काउंटी से एक ब्लू शेवी कार चोरी हुई थी। 3 लोगों को उस कार में देखा गया था। अगले दिन वही कार 100 माइल दूर देखी गई। ये बात एलन वेस्ट के बयान से पूरी तरह मेल खाती थी। लेकिन असली धमाका हुआ 2015 में। एंगलिन परिवार ने एक पुरानी फोटो सार्वजनिक की। बताया गया कि ये फोटो 1975 में ब्राजील में ली गई थी। जब साल 2020 में AI फेशियल रिकॉग्निशन से उसकी जांच हुई तो कई एक्सपर्ट्स ने माना कि फोटो में दिख रहे लोग जॉन और क्लेरेंस एंगलिन हो सकते हैं। फिर 2018 में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि उन्हें 2013 में एक गुप्त खत मिला था। खत में लिखा था, हम तीनों उस रात जिंदा बच निकले थे। फ्रैंक मॉरिस 2008 में मर चुका है, क्लेरेंस 2011 में। अब मैं कैंसर से जूझ रहा हूं। अगर सरकार मुझे जेल नहीं भेजेगी तो मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। FBI ने उस खत की जांच की।
लेकिन आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया कि वो असली था या सिर्फ एक मजाक। आज इस घटना को 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन जून 1962 एल्काट्राज एस्केप का रहस्य आज भी पूरी तरह नहीं सुलझा। क्या वो तीनों समंदर में डूब गए थे, या फिर उन्होंने दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल को सच में मात दे दी थी? शायद इसका जवाब अब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात तय है, 11 जून 1962 की उस रात 3 आदमी सिर्फ जेल से नहीं भागे थे, उन्होंने दुनिया की सबसे मजबूत सिक्योरिटी को बेवकूफ बना दिया था। और शायद यही वजह थी कि इस घटना के कुछ ही महीनों बाद 1963 में अल्काट्राज जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज वो जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है, लेकिन ब्लॉक बी की उन खामोश दीवारों में शायद आज भी उस रात की आवाज गूंजती होगी जब 3 कैदी अंधेरे समंदर में गायब हो गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।